हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 24। सर 24 तो पीछे का लेक्चर अगर नहीं देख के आया हो 23 तक तो देख के आ जाओ, क्योंकि लेक्चर नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने सीखा था 23 या 22 में, दोनों में सीखा था डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखा था। डायरेक्शन क्या होता है, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से हमने सीख रखी थी। आज हम कुछ और सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे टॉर्क। आज बल आघूर्ण है, पीछे क्या था? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था। आज ये टॉर्क, रोटेट करना, रोटेट के मैटर में है। तो आज की टॉपिक हमारी यही है, टॉर्क ऑन है। आज की टॉपिक मैं सीधे बनाता हूं, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बेटा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप रखा रहे तो उस पर कितना टार्क काम करता है। टार्क मतलब घूर्णन होता है। टार्क मतलब होता है टाउ इक्वल टू होता है एफ क्रॉस ए होता है परपेंडिकुलर लेंथ होता है, ठीक है ना। और टार्क से आप अपरिचित थोड़ी हो, टार्क से आप परिचित भी हो। अगर मैं बता दूं तो हाँ, मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टार्क, टाउ जो नेट आपने सीखा था P क्रॉस E, ठीक है ना। किसी डाइपोल पर लगने वाला टार्क, किसी डाइपोल पर लगने वाला टार्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पर लगने वाला टार्क है। और हाँ, यहाँ भी डाइपोल ही यूज होगा। मैंने क्या लिखा है? टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये क्या है? करंट कैरिंग लूप। चूंकि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट है तो क्या होता है बेटा? साउथ नॉर्थ होगा, और साउथ नॉर्थ होगा, 2 पॉइंट होंगे, थोड़ी मोड़ी दूरियां होंगी, तो ये बेटा क्या बन जाएगा आपका? यही बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कि आप कह सकते हो, पीछे के लेक्चर देखे भी हो बढ़िया से आपने, आप कह सकते हो करंट कैरिंग लूप लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक एज मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबक है तो भाई साउथ नॉर्थ उसके पास है, तो भाई तो डाइपोल का काम करेगा ही करेगा। तो हमको यही सीखना है टॉर्क। अब पीछे हम मतलब कि इस वर्ड से परिचित भी हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है टाउ P क्रॉस, यानी कि मैग्नेटिक चुंबकीय मतलब ए वाला सॉरी विद्युत द्विध्रुव था 2Q × 2L, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्रॉस प्रोडक्ट इसका होता है। नहीं, हमने पीछे सीखा। अगर पीछे नहीं देखे हो तो भाई दोहरा लो, अगर भुला उला गया हो तो। चलिए अभी केस हम पहला उठाएंगे। केस पहले में कुछ सीखेंगे, अभी हम थोड़ी मोटी बातें सीखेंगे अभी कि चुंबकीय क्षेत्र में बेटा अगर कोई करंट कैरिंग लूप, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल रखा हो। करंट कैरिंग वायर मतलब लूप, वायर का लूप है, उसके संबंध में कोई मतलब मान लो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड में आपके चाहे करंट कैरिंग लूप रखा रहे चाहे मैग्नेटिक डाइपोल रखा रहे, क्योंकि करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल होता है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। लूप कैसे भी हो सकता है, नहीं, और सबका मतलब करंट मान लो हमने ऐसे बहाया है, करंट I करंट मान लो ऐसे फ्लो करा है इसमें। इसको हमने मान लिया ना बेटा, इसको मान लो हमने रखा इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में। केस फर्स्ट है, हमने इसको रख दिया इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में। वास्तव में एक स्पेशल केस है यह। केस कैसा है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैं बार बार कहता यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्रॉस का मतलब क्या? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़े हो, बढ़िया से जानते हो। पीछे नहीं पढ़े हो तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। तो भाई ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है, इसे कह दो आप यूनिफॉर्म इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही सब तो है, ओके। अच्छा
एक बात जानते हो, अच्छा मान लो एक बात है यहाँ पे देख लो, सबसे पहले बात ये देख लो कि जो करंट आई है वो परपेंडिकुलर है बी के। करंट आई की दिशा में आप वेक्टर रियल को ले तो भी जानते हो, करंट आई की मान लो इसका लेंथ बी हो, इसका लेंथ मान लो ए हो। चलो अभी मान लो अपने किताब के लैंग्वेज में, किताब में इसको बी मानते हैं और ए क्या मानते हैं बेटा, इसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। यह बी है तो यह भी बी होगा और यह ए है तो यह भी कितना होगा, ए होगा। चलिए अच्छा एक बात आप जानते हो ना, अच्छा इस वाले पे अगर मैं इसके अलग अलग के बारे में बात करूं, मैं कहूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस टोटल करंट मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल है, एक मैग्नेटिक डाइपोल इसे कहेंगे वो हम लोग, कि इस डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है। यानी कि मैं पूछ रहा हूं कि एफ नेट ऑन, इसका नाम दे दो आप ए बी सी डी, एफ नेट ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ए बी सी डी, मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल ए बी सी डी है, इस पर कितना एफ नेट लगा है। तो अगर मैं अलग अलग निकालूं तब कोई बात है नहीं है, पर अलग अलग कैसे निकलता है जानते हो कि ये मान लो कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इसमें मान लो एक करंट कैरिंग वायर रखा है, मान लो इसके लिए बात करूं मैं, आई करंट फ्लो हो रहा है, मैं इसका मान लो बी है, मैंने लेंथ इसका मान लो एल है, तो आपने पढ़ा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, साइन थीटा पढ़ा है ना हमेशा। अब देखो ये अंदर जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये अंदर है और लेंथ आपका इधर है, इधर है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा, लेंथ इधर आपका करंट की ओर होता है, 90 हमेशा बनाएगा, नहीं देखो 90 बनाएगा, हमेशा 90 बनाता है। तो ये देखो जरा साइन 90, यानी कि आप कहोगे सर एफ बराबर आई बी एल पड़ेगा, नहीं। और अगर देखा जाए तो बेटा चारों भुजाएं यार मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हैं, ऑल साइड्स आर, इस वाले केस में स्पेशल केस है, ऑल साइड्स आर perpendicular, all sides are perpendicular this inward magnetic field, सब परपेंडिकुलर है, सब पे आई वी एल लगेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ जरा, ये ऐसा केस है ना, ये ऐसा केस है, कैसा केस है, ये ऐसा केस है ना, एक केस मतलब इसमें इंपॉर्टेंस किस बात की है इस केस में कि ऐसा होता है इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, अगर डाइपोल है तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नहीं, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैंने पूछा डायरेक्शन क्या होगा, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने राइट हैंड जानते हो अपना, मतलब कि अंगुलियों को करंट की ओर कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ऐसे बिटोरो इनको, अंदर की ओर अंगूठा जाएगा, यानी कि देख एक की दिशा में है दोनों, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर की ओर है और इस वाले लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन अंदर की ओर है। यानी कि एट दिस टाइम आप कह सकते हो एंगल बिटवीन, ये ऐसा केस है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री। आहा, इस समय देखो आराम से, मैंने क्या बोला, देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की ओर है यहाँ पे और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड, मतलब कि आप कहोगे कर्ल करेंगे धारा की दिशा में तो अंगूठा जिधर जाता है तो अंदर की ओर बेटा 0 डिग्री है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताओ इस वाले पर कितना फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इस वाले वायर, इस वाले लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, किधर, पहले किधर लगे देखो, पहले किधर लगेगा, राइट हैंड पाम रूल, आप कहोगे करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, चारों उंगलियां अंदर की ओर, धारा अब मतलब कि अंगूठा धारा की ओर या प्लस वाले चार्ज इधर मूव करता है उधर, तो जिधर पाम बताएगा, पाम किधर नीचे की ओर बता रहा है, पाम बता रहा है नीचे की ओर, यानी कि F बराबर आई बी एल, एल का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा बी है, इसकी मतलब साइड बी है ना, साइड बी है, साइन थीटा लगाओगे तो 90 पाओगे, अंदर है इधर है, क्यों 90 पाओगे तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। AF इधर लगा, चलो इसका देखो, इस पे किधर फोर्स लग रहा है, वही साइड सेम है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इधर आपका करंट मूव यानी कि अंगूठा इधर करेंगे ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि यहाँ भी कह सकते हो सर F इज इक्वल टू आई
बी और बी हो जाएगा, क्योंकि वही इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, सेम फोर्स लगेगा। ये ऊपर लगाएंगे उतना फोर्स नीचे लगाएगा, वही भुजा भी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस पे आ जाओ बेटा, ये देखो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, आपका करंट ऊपर की ओर तो फोर्स इधर लगेगा। इस पे कितना फोर्स लगेगा, F = IBA। नहीं, यहाँ भी साइन 90 बनेगा, क्यों, इधर ये अंदर है, ये अंदर है और ये वाला इधर है, देखो 90 बनाया। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये अंदर ही लग रहा है, ऐसे हो जाएगा, इधर लगेगा फोर्स आपका। बेटा इस पर फोर्स आपका लगेगा F = IBA, अभी 90 है तो इसे रहने दो। देख रहे हो, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। नेट फोर्स कितना, हम कहेंगे नेट फोर्स, यही तो आपको निकालना था ना। नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, आप कह सकते हो नेट फोर्स यानी कि F नेट = ए प्लस माइनस टोटल हो जाएगा 0। नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। नेट फोर्स 0 आता है इस वाले केस में। और हाँ, इस टाइप का कोई भी केस होगा, आपने पढ़ा है, अगर करंट कैरिंग लूप है तो आपने अगर पढ़ा है F = IB वेक्टर यल होता है, मतलब विस्थापन लंबाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जहाँ से चला था वहीं पे चला आया, 0 है तो F नेट का मान तो वैसे भी 0 आएगा। नहीं, इनवर्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में आपने सीखा था, मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, दिशाएं मतलब कि उसकी एक की ओर हैं, तो कोई अगर मतलब लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो फिर 0 उस पर मतलब कि नेट फोर्स कितना लगने वाला है, 0। एक करंट कैरिंग लूप का कि ना बच्चों, इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं, मतलब कि डाइपोल का टार्क हमको निकालना है, इसीलिए इसको डाइपोल कहा जा रहा है। क्यों डाइपोल हुआ, आप जान ही गए कि अगर करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेट की तरह काम करता है, साउथ नॉर्थ इसके होते हैं, वो डायरेक्शन होते हैं, और इसका कुछ क्षेत्र भी बनता है, वो सब देखा हमने, और इसीलिए इसको डाइपोल कहा जा रहा है। तो इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया बेटे, 0 हो गया। और मेरी हर एक बात को अपने माइंड में अच्छे सेट कर लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस पर क्वेश्चन बढ़िया आएंगे आपके पास, और आपको समझ में आ रहा होगा। जो लेक्चर को गिव अप करके नहीं देखते होंगे उनको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, ये जान लो इतना। चलो अच्छा, ये नेट इस पे 0 आ गया बेटा। नहीं, टार्क देख ले, टार्क अगर हम कहें टाउ निकाल लो, टाउ नेट, तो आप जानते हो कि F क्रॉस से हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा। नहीं, टॉर्क मतलब होता है, अपने कई बात मतलब कि कई लोग पूछते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क यार जो मतलब कि दरवाजा आप जानते हो ना, टॉर्क ही लगता है तभी तो आगे पीछे होता है। टॉर्क यानी कि टर्निंग होती है। टॉर्क मतलब क्या, घूमना होता है, घूमना किसी एक्सिस पर मतलब कि टर्निंग, ऐसे अंग्रेजी में लिख लो TU, अब तो कहोगे अंग्रेजी सर तुमको, अंग्रेजी लिखता हूँ, टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस। बताओ कहीं टर्न करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इतना बढ़िया से बैठा हुआ है, कहाँ टर्न करेगा? इस वाले केस में बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम कहेंगे टाउ नेट कितना हो जाएगा, टाउ नेट टर्न नहीं कर रहा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या F और क्या L, क्या F और क्या L, नहीं क्या F और क्या L, कुछ नहीं। जब घूमबे नहीं कर रहा है तनिको भी, ये ऐसा पट बैठा हुआ है बेचारा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या F और क्या L। प्लेन में नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में ही है। ये आपका डाइपोल जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। ऐसा मत सुनना कि एक्स वाई में है और Z में है, ऐसा नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखा गया। ऐसे तमाम मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसी के अंदर में रख दिया मैंने इसको। सब 3D में काम चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा ना, इस वाले केस में कब, जब एंगल B और M के बीच का 0 डिग्री होगा, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो दैट टाइम टाउ नेट कितना होगा, 0, क्योंकि कुछ घूमबे नहीं करेगा। और F नेट तो बेटा कोई भी मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी करंट करेंगे, अगर लूप है, बंद हो रहा है, लूप का मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे बना दो लूप ऐसे। अब कुछ लोग, मैंने पीछे दिया था ना एग्जांपल, अब इसको कहीं नहीं, इस पर क्या बताओ, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर क्या बल लगने वाला 0 हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये लूप थोड़ी मानेंगे इसको। देखो ये लूप तो है, चक्कर पूरा कर ले रहा है, लेकिन ये देखो ये भी करंट इधर जा रहा है, भी करंट इधर जा रहा है, तो उसे कहते हैं मतलब ये मतलब कि हमेशा तब अप्लीकेबल है जब ऐसा घूम के है, ये वैसा है, एक का पॉइंट ऑफ फिर मिले ऐसे, तब होता है।
तो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, या मैग्नेटिक डाइपोल पर लगने वाला फोर्स कितना होता है बेटा, 0 होता है। अपनी टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमको टॉर्क निकालना है, तो इस पे तो टॉर्क बना ही नहीं, पहला केस। अब सेकेंड केस टेकअप करते हैं, देखते हैं वहाँ पे टॉर्क बनता है कि नहीं, घुमाएंगे थोड़ा मोड़ा। तो बेटा अब की बार अपना सेकेंड केस है। सेकेंड केस क्या होगा, ध्यान से देखना अच्छे से, केस सेकेंड, ठीक है। पिछली बार क्या था, केस फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री था। इसको अब कि मैंने बोला कि मान लो ये आपका इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपकी बात समझने वाली होगी, ठीक है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे उसी को हमने पहले वो ऐसे था, पहले वो ऐसे था, पहले ऐसे रखा गया था, ABCD जो लूप आपका था बेटा। अब की बार हमने इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। और पिछली बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसी की ओर था, एकदम पूरा इसी की ओर था। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो वेक्टर एम आई वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर ही होता था ना। और आप जानते हो कि जो एम है ना, और एक बात और जान लो अगर नहीं पता है तो, कि का डायरेक्शन सदैव लूप के परपेंडिकुलर होता है, लूप के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब कि पीछे ऐसे था, लेकिन अब की बार मैंने क्या करा, रोटेट कर दिया यार। अब की बार हमने ऐसे कहा कि व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू थीटा। ऐसे घुमा दिया, पहले ऐसे थे। एक बात मैं करता हूँ, रुक जाइए आप। मान लीजिए हमारे पास एक कॉपी है, एक किताब मान ली, उठा लिया मैंने। पहले ऐसे था लूप आपका, पहले ऐसे था, अब इनको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। समझ में आ रहा है बात ना, पहले ऐसे था, अब ऐसे रोटेट कर दिया, या फिर ऐसे रोटेट कर दिया। ये तो हमारे ऊपर है कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, मान लो ऐसे रोटेट कर दिया, तो ए ऐसे बन जाएगा कुछ आपका, ए ऐसे बन जाएगा। करंट 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 करंट, आई करंट है। समझ में आया ना बेटा कि क्या मैंने बोला, रोटेट कर दिया की बार। यानी कि ए वाला एंगल हम कह सकते हैं, ए वाला एंगल जो है ऐसे बढ़ा के थीटा कह सकते हो, कि थीटा एंगल रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड से। समझ में आई बात ना। एक बात और समझो हमारी बात को, ये थीटा एंगल दिख रहा है ना, यही तो थीटा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। क्योंकि इसको रोटेट करोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, समझ में आपको आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे था तभी अंदर जा, लेकिन ऐसे हो जाएगा जब, तो इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो इधर भागेगा, इधर। यानी कि ये अंदर और ये वाला इधर भागेगा। कहीं ऐसे जब कर दोगे तो कहीं इधर भागेगा, इसमें ऐसे इधर कहीं ऐसे ऐसे कुछ भागेगा, और वो वाला अंदर है ऐसे। ये वाला अंदर देखो, ये वाला अंदर था, ये वाला कुछ ऐसे बना। अब इनके बीच का एंगल देखो जरा, ये वाला अंदर ही है, ये वाला अंदर ही है, और ये ऐसे हो गया घुमाने पर। इनके बीच का एंगल यही मान लो थीटा है, इतना रोटेट करने पर। ठीक है, समझ में आया ना। रोटेट कर दिया, यानी कि केस दूसरा है, व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड एम इज इक्वल टू थीटा। थीटा एंगल अब की मान लिया मैंने, समझ रहे हो ना आप हमारी बात को अच्छे से। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन देखो इनका, लाइन ऑफ एक्शन जिस पर मतलब कि एक्सिस इनका कह सकते हो, यह होगा इनका परपेंडिकुलर एक्सिस। इसी पे रोटेट कर, मतलब कि रोटेट करेंगे इसी पे करेंगे ना, एक एक्सिस के थ्रू करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस यही होगा इनका, बीचों बीच इनको काटते हुए गया होगा। यह वाला लेंथ आप जानते हो ए है, यह वाला लेंथ आप ए है, यह वाला लेंथ पूरा बी है, यह वाला पूरा लेंथ क्या है, बी है।
चलिए एक बात जरा देखिए, हमारी बात को देखिए आप यहाँ पे फिर से। मगर मैं बोलूँ कि नेट फोर्स इस पे बताओ, नेट फोर्स बताओ, एफ नेट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, तो आप फिर कहोगे सर एक करंट कैरिंग लूप है, क्लोज लूप दिखा रहे हो, तो फिर जीरो होगा यार, जहाँ क्योंकि डेल्टा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एल का कुछ है ही नहीं, जीरो है, एल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के नाते फिर एफ नेट जीरो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अरे वाह सर, लेकिन एक समझना यहाँ पे हर एक टॉपिक को बढ़िया से समझोगे तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने में। देखो जरा, ये ऐसे था पहले, अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नहीं ऐसे हो गया यार, ऐसे हो गया। अच्छा ऊपर कितना बल लगेगा, ऊपर कितना बल लगेगा, अगर देखा जाए तो अब भी ये परपेंडिकुलर मतलब कि कुछ थीटा एंगल बना रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिए होगा, कुछ एंगल बना रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर आपका बेटा ऐसे करंट हो, ऐसे करंट हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ए एक्स वाई प्लेन में नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था आपसे, ये अब की बार ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे, इनके बीच का एंगल दिखेगा आपको कुछ ना कुछ। हालांकि उससे कुछ करना नहीं है, मान लो बेटा ए बी सी डी था ना, ए बी सी डी, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं लेना, कर कुछ नहीं है, ऊपर जो फोर्स लगेगा, ऊपर जो फोर्स आपका अप्लाई होगा वो एफ ए बी मान लो कर दिया, अरे एफ बी सी कर दिया, एफ बी सी है, जितना यार थीटा ऊपर ना घूमे होंगे उतना थीटा नीचे हो घूमा होगा, और एक का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है ना। हम कहेंगे बी सी एंड साइड बी सी एंड ए डी का लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि जिस पर रोटेट करेंगे वो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। कैसे सेम है अभी देखना चाहते हो, चलो देख लो। अरे पहले ऐसे था, इस पे भी मतलब पहले ऐसे था लाइन ऑफ एक्शन, अब इतना घुमा तब वो, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, कुछ बदला, कुछ नहीं बदला। ये मतलब कि जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा, उतना ही नीचे लग जाएगा। ये क्या हो गया बेटा आपका एफ ए डी, आप कह सकते हो एफ बी सी इज इक्वल टू एफ ए डी, क्योंकि जितना ये घूमे होंगे उतना थीटा है, अभी तो रोटेट किया होगा इस एक्सिस से, इस मतलब कि जितना देखो ये अभी तो थीटा ही होएगा, ये अभी तो थीटा ही होएगा, जितना ऊपर घुमा होगा उतना नीचे हो घूमेगा, हो फिक्स सी बात है, उसमें कोई मतलब कि है ही नहीं। या तो ऐसे कर सकते हो, ए वाला थीटा है, ए वाला एंगल, ए वाला सॉरी, ए वाला थीटा एंगल अभी होएगा। देखो इसी पे आ रहे हैं, इतने घुमाए अभी, इतना घुमाए अभी थीटा ही तो होगा, जितना ऊपर घुमा उतना नीचे घुमा, तो जितना आप कहोगे सर आई बी एल साइन थीटा, यहाँ भी आई बी एल साइन थीटा, अरे भाई यहाँ पे अगर कहते हो आई बी और यहाँ पे बी इसका लेंथ है साइन थीटा, और यहाँ भी वही कहोगे एफ बराबर आई बी बी साइन थीटा, यही बात तो कहोगे। ठीक देखो आई बी सेम है, बी भी सेम है, बी भी सेम है, लेंथ सेम है, साइन थीटा भी सेम है, तो ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो साइड बी सी एंड ए डी का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सो हम कहेंगे फोर्स ऑन बी सी, और डायरेक्शन तो देख ही सकते हो, ऊपर की ओर, इनका नीचे की ओर, सो बी सी इज इक्वल टू क्या कहोगे सर एफ ए डी, इनका आप खत्म का मामला खत्म इनका। अब इन पे आ जाओ, इस वाले पर, यह अब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हम कहेंगे मतलब कि इफ थीटा इज रोटेशन, इफ थीटा इज रोटेटेड ऑफ द लूप, यदि लूप को थीटा रोटेट किया गया, देन तब बी ए एंड डी सी, बी एंड डी सी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वी। लेकिन यहाँ पे वो बात हट गई थी, यहाँ पे हम नहीं कह सकते थे कि बी सी एंड ए डी यहाँ इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर थोड़ी रह गए अब, लेकिन अब ये हवाला अब भी परपेंडिकुलर है। देखो पहले भी 90, देखो अंदर जा रहा था इधर 90, अब भी 90, अंदर ये 90 तो बनेगा, अब भी कुछ बदला नहीं ना, अब भी है। मतलब ये इफ थीटा इज रोटेटेड ऑफ द लूप, देन बी सी अरे ए बी एंड सी डी, बी ए ना कहो ए बी कहो, क्योंकि ए बी करंट होके जा रहा है ना, ए बी कहो, नाम थोड़ा लेने आपको आना चाहिए। ए बी एंड सी डी, इसको सी डी कहो, सी से डी आ रहा है ना, ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू बी,
देखो घुमाओ तब भी अभी घुमा दे तब भी परपेंडिकुलर है, तब भी उनके परपेंडिकुलर रहेगा। वो अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तब भी परपेंडिकुलर है, कोई प्रॉब्लम। बट हम यहाँ पे बोलेंगे देखो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, जब बता सकते हो इस पर कितना फोर्स लगेगा। आप कह लो कि F इज इक्वल टू आई बी ए, साइन थीटा तो 90 उसका वैल्यू वही आएगा। ये अभी इधर लगेगा किधर, अरे भाई राइट हैंड पाम रूल। देखो करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इधर आपका फोर्स लगेगा। ए वाला करंट ऊपर की ओर इधर आएगा आपका, ये अब बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका आई बी ए आएगा। बरोबर हो गया, ऊपर बरोबर नीचे बरोबर, एफ नेट फिर जीरो आ गया। एफ नेट हमने मतलब पहले ही बोल दिया था, लेकिन एफ नेट तो आ गया जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो तो आ गया। लेकिन क्या आपकी बार नेट टॉर्क जीरो आएगा? नेट टॉर्क ऊपर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हम कहेंगे कि सॉरी मैंने मतलब बीच वाले इंच का इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है, लेकिन इस वाले पोर्शन का हम कहेंगे कि बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी आर नॉट और चेंज ना, ये तो चेंज हो जाएगा ना, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी आर चेंज्ड। लेकिन देखो जरा ए बी और सी डी का लाइन देखो, बढ़िया से फिगर देखो। पहले शुरुआत की क्या पोर्शन थी, पहले ऐसे लूप रखा था, यानी कि मतलब कि इधर आपका यह बराबर आई भी है, इधर भी यह बराबर आई भी है, एक लाइन में थे ये सब, ये मतलब ये अभी एक दोनों लाइन में थे, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, कहते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन ऐसे देखो अगर ऐसे रोटेट कर दोगे तो इसका एफ इधर लग रहा है, इसका एफ क्या हो रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है ना। इसका एफ इधर लग रहा है, इसका एफ क्या हो रहा है, इधर लग रहा है। इस वाले का फोर्स देखना जरा, ऐसे हो गया। अब ये देखो इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, यानी कि ये रोटेट करेंगे। अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे इसी को बोलते हैं रोटेशन, इसी को बोलते हैं टॉर्क, यही होता है। देखो ऐसे कर दोगे ना बेटा जब, तो लाइन ऑफ एक्शन इसका देखो एफ बराबर इसका इधर लग रहा है, इसका इस वाले पे लग रहा है, तो बीच में गैपिंग हुई ना, बीच में इतने दूर की गैपिंग हुई ना, थोड़ी दूर की, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा। अब समझ पा रहे हो बढ़िया से हमारी बात को, मैं मान रहा हूँ कि समझ पा रहे हो। ऐसे बुक से समझोगे, कोई पेज रख के तो समझ में आएगा। तो मैंने लिखा बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी आर चेंज हो गया, वो तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। तो अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, जिसको मिटा के बढ़िया सा फिगर बनाया जाए, एक बढ़िया सा फिगर बनाना पड़ेगा। अब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, सो हम कहेंगे सो क्रिएटेड अ टार्क, सो क्रिएटेड अ टार्क, सो क्रिएटेड अ टार्क, TORQUE। अतः बेटा यहाँ पे एक टार्क उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अतः यहाँ पे एक टार्क उत्पन्न होगा, यह बात आप समझ गए। अब ये रोटेट करेगा, अभी मतलब कि साम्य अवस्था में थोड़ी है, अभी मतलब कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी घूमेगा, बल काम कर रहा है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो चुका है। अभी रोटेट करना चाहेगा और करेगा भी। अब कैसे करता है, कितना करता है, फार्मूला हमको डिराइव करना है। तो मैंने आपको क्या कहा बेटा, मैंने आपको कहा कि अगर मैंने बी और वी एम के बीच का एंगल थीटा कर दिया, ऐसे घुमा के थीटा कर दिया, तो दैट टाइम एफ नेट तो शुरुआत में हमको पता था जीरो था। हमको पढ़ाई क्या करनी थी कि ऊपर नीचे बराबर फोर्स है, ऐसा कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं तो इसका चेंज तो ऐसे पलटी मारता है, ऐसे मारता। अब इसका लेकिन चेंज हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो मैंने लिखा है बी सी एंड ए डी का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए वी एंड सी डी आर चेंज, ये चेंज हो, ए सेम थोड़ी है। आर यहाँ पे लिखे तो आर नॉट सेम, इसके हिसाब से लिख सकते हो आर नॉट सेम, या फिर लिख सकते हो आर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो दैट टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएटेड हो रहा है। तो अब इसको मिटा के एक बढ़िया फिगर बनाते हैं हम लोग अच्छा सा। तो देखो बेटा उसी फिगर को हमने कहा, अब उसका मतलब कि उसका ऊपर वाला पोर्शन देखो, हम कहेंगे टू सी टॉप व्यू ऑफ फिगर, वही जी जो मतलब कि जो ऐसे रखा था,
ये जो ऐसे रखा था, ऐसे शुरुआत में ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। यानी कि ऐसे टॉप व्यू देखोगे तो खाली एक लाइन दिखेगा, नहीं, शुरुआत में ऐसे था, अब बेचारा ऐसे हो गया, अब ये ऐसे हो गया। आई बात समझ में? तो पूरा ये वाला लेंथ पूरा b था, ये बीचों बीच इसका एक्सिस वाला अगर पूरा देखा जाए तो बीचों बीच होता है, ये b/2 हो जाएगा, ये b क्या हो जाएगा, b/2। यह थीटा एंगल था तो ये बेटा ये b बेटा थीटा विमुख कोण भी थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर फोर्स आपने देखा था, इस वाले पोर्शन पर इधर लग रहा था F, और इस पर फोर्स क्या हो रहा था, इधर लग रहा था। अब ये रोटेट करे जब तक ऐसे नहीं आ जाएगा, ये रोटेट करना चाहेगा, ये ऐसे ही घुमाना चाहेगा और ये वाला ऐसे घूमना चाहेगा, दोनों घूमना चाहेंगे, क्या नहीं घूमेंगे। इधर अब रोटेशन वाला हो गया ना, नेट टॉर्क देखो, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, बट नेट टॉर्क यहाँ पे चेंज हो रहा है, नेट टॉर्क देखना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं, अच्छा इसका हम जानते हैं कि चूंकि नेट टॉर्क जो होता है एफ, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है परपेंडिकुलर लेंथ के, ठीक है। और इधर कितना फोर्स लग रहा था, IBA लग रहा था, IBA इधर भी अब बराबर क्या लग रहा था, IBA लग रहा था, इतना तो जान ही रहे हो। अच्छा इसका b/2a है, ये थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा, इसके लिए केवल, इसके लिए, इसका टार्क किधर आ रहा है, इसके लिए कितना होगा, तो कहोगे सर b/2 साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की ओर एक कॉस, ये वाला साइन बनेगा। और इसका वाला इधर देखोगे तब कितना होगा बेटा, ये देखो b/2 थीटा की ओर कॉस बन जाएगा, इधर क्या बनेगा, साइन, यानी कि b/2 साइन थीटा हो जाएगा। दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, यानी कि ये कह सकते हो कि F डेल्टा L सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ L और F गुणे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ L, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो हो जाएगा आपका F गुणे परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा, इसका कितना है b/2 साइन थीटा, ये अभी वही है। तो आप क्या देखोगे कि ये दो बार है तो 2 b साइन थीटा बटे 2, एक एक 2 हो जाएगा, कट जाएगा, आप देखोगे FV साइन थीटा हो जाएगा, टाउ नेट यही आएगा, टाउ नेट आपका क्या होगा, यही आएगा। आखिर इधर फोर्स लग रहा है, इधर रोटेट करेगा, इधर कहाँ रोटेट करेगा, इधर तो काफ़ी महंगा इनको पड़ जाएगा, इधर फोर्स लग रहा है ना, और ये वाला इधर घूमना चाहेगा, इसीलिए इसे रोटेट मैंने कराया है। अच्छा होता है F का मान कितना है, IBA मतलब है IB, और ये हो गया A साइन थीटा हो गया। अब कह सकते हो सर कि टाउ नेट बराबर, और IBA और इसका भी छूट रहा है, नहीं तो हो जाएगा IB, और ये क्या AB क्या है, आप अगर पीछे का फिगर आपको याद है तो आप कहोगे सर एरिया है इसका, ये हो जाएगा एरिया और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया बेटा टाउ नेट का फार्मूला हो गया, है ना, टाउ नेट इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू I वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर होता था नहीं, I एरिया वेक्टर पे लगा दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, टाउ नेट क्या हो जाएगा MB साइन थीटा, ये आपका आएगा बेटा टाउ नेट, ठीक है ना, MB साइन थीटा आएगा आपका, टाउ नेट आता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में, फार्मूला प्रूव हो गया, कुछ नहीं मैंने बोला। अब उस जो फिगर आपने देखा होगा ना, बढ़िया से पढ़ा उसको, उसका केवल टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखा मैंने तो ऐसे, पहले ऐसे था, फिर ऐसे थीटा एंगल पे घुमा तो अभी थीटा होगा, अभी थीटा होगा। मैंने बोला आप इसमें टाउ में परपेंडिकुलर लेंथ मांगता है, तो परपेंडिकुलर लेंथ मैंने देखा कि b/2 साइन थीटा, यहाँ भी b/2 साइन थीटा, दो बार ऊपर भी इतना पोर्शन पे, नीचे भी इतना पोर्शन पे देखना पड़ रहा है, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज होता ना तो वहाँ पे क्या लग जाता, अगर मान लो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे माइनस लग जाता, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होने के नाते दोनों प्लस के साथ लगे हुए हैं। तो बाकी सॉल्व करने पर FB साइन थीटा आया, तो मैंने देखा यह बराबर IBA था, IBA का मान रखा फटाक से, बाकी MB साइन थीटा आ गया। तो टाउ नेट का मान कितना आ गया बेटा, MB साइन थीटा आ गया। तो अब आपके मन में एक बात और जरूर चल रही होगी कि सर टाउ नेट इज इक्वल टू MB साइन थीटा लिखा है, तो इसको कुछ अच्छा लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में सर लिख सकते हो आप टाउ नेट इज इक्वल टू, या तो कहो M क्रॉस V कहो, या तो कह दो M क्रॉस B, या तो टाउ नेट बराबर कह दो बेटा B क्रॉस M। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, एक ठो चुनना पड़ेगा, नहीं तो जरूर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सा माने कौन सा ना माने। चलो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है।
जानते हो ये हवाला सही है, m क्रॉस b। टाउ का डायरेक्शन क्या होता है, m क्रॉस b होता है। मतलब कि टाउ का डायरेक्शन निकालने के लिए टाउ बराबर होता है r क्रॉस f होता है, ठीक है ना। r से f की ओर घुमाओ, टाउ का डायरेक्शन नहीं देगा आर। देखो अगर इसी पे सर्कुलर बनाएगा अपना, ये आपका आर का काम करेगा। बल इधर लग रहा है, बल यहाँ पे मान लो इधर लग रहा है, तो आर से जब एफ जाओगे, आर से एफ स्क्रू को घुमाओगे क्रॉस में, तो अंदर जाएगा स्क्रू आपका। आर से एफ जाओगे तो इनवर्डन जाएगा स्क्रू। इसी के बेस पे यहाँ पे टाउ एम से बी, एम अंदर जाना है हमको, यही लाना है अंदर जाने के लिए। तो एम से बी, पहले बी से एम आ जाओ, बी से एम। आपका बी अंदर की ओर है और एम इधर है, एम कहीं इधर है। आखिर जब ऐसे प्लेन हो गया तो एम कहीं इधर हो गया ना, और बी आपका कहीं इधर हो गया। अब जब बेटा आप बी से एम की ओर आओगे, स्क्रू लेके आओगे तो घुमाओगे ना, तो क्या करेगा वो तो ऊपर जाएगा ना। समझना हमारी बात को। इसको अगर प्लेन में रख के सोचोगे, प्लेन में रख के, तो जब आर से एफ जाओगे, देखो आर इधर है, एफ इधर है, प्लेन में सोचो। आर आपका बेटा इधर है, एफ इधर है। आर से एफ की ओर स्क्रू घुमाओगे तो किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। इसको मैंने इनवर्ड दिखाया क्योंकि ऐसे मैं घुमा रहा था, ये डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड यानी कि वास्तव में डाउनवर्ड ही यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने पहली बार आपको मतलब व्हाइट बोर्ड पे दिखा दिया था। ये डाउनवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड। अपने एक्सिस पे ही तो नाचेगा ये, अपने एक्सिस पे ही नाचेगा ये। वास्तव में आर से जब आप एफ जाओगे, देखो आर इधर है, एफ आपका इधर है, आर से एफ जाओगे तो आपका स्क्रू नीचे की ओर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसका। अगर मैंने यहाँ पे बी क्रॉस एम ले लिया, तो देखो बी आपका इधर है और एम आपका इधर है, मतलब ये सतह ऐसे होने नाते एम आपका इधर हो गया था। तो अगर आप बी से एम की ओर आओगे तो स्क्रू ऊपर आएगा, दैट इज रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और एम से बी की ओर जाओ, तब एम से बी की ओर जाओगे तब स्क्रू अंदर नीचे की ओर जाएगा, यानी कि दैट इज करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि टाउ नेट क्या होता है बेटा, एम क्रॉस बी होता है। टार्क हमेशा एक्सिस इधर रोटेट करते उधर ही लगता है। एक्सिस मतलब ऐसे रोटेट करना, टॉर्क है सब नीचे की ओर। यहाँ पे टॉर्क क्या है, नीचे की ओर है, एक्सिस की ओर ही लगेगा हमेशा, जिधर नजदीक वाला रहेगा। टॉर्क यहाँ पे लिख सकते हो, टॉर्क हमेशा एक्सिस के रोटेशन की ओर ही लगता है, रोटेशन के ओर ही लगता है। हालांकि ये सब 11th का पोर्शन है, ये सब 11th का पोर्शन है। आपको अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको करना है क्या, बस देखना है यार ये एक्शन नीचे लग रहा है, मैं मुझे पता है नीचे ही लग रहा है, तो नीचे मतलब स्क्रू नीचे जाना चाहिए। तो एम बी से एम जाने पर होबे नहीं करेगा, एम से बी जाने पर होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कंपेयर कराऊँ आपको, अब याद कैसे करना है, टाउ यहाँ पे लगा लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात दिलाऊँ याद, तो आप जानते थे कि टाउ नेट बराबर ए द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव और गुणे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये तो गलत हो, काट दो। यहाँ पे टाउ नेट क्या है बेटा आपका, ए हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, एम क्रॉस ए क्या हो गया, बी हो गया। ये क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। वही है, पी क्रॉस ही था, एम क्रॉस भी है। क्षेत्र बदल गया अपना, आघूर्ण मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण बदल गया, बस हो गया। कितना है, कुछ है ही थोड़ा ना आप, तो ये हो जाएगा आपका एम क्रॉस भी हो जाएगा। अब बात आती है कि टाउ नेट बेटा कब मैक्सिमम होगा। उसके पहले एक बात और, मान लो कि अभी आपने पढ़ के आया कि यहाँ पे टाउ नेट इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। अगर मान लो यहाँ पे लूप के कई चक्कर रहे हों, लूप में n चक्कर फेरे हों, लूप में मान लो n फेरे हों, तो बेटा हर एक फेरे में I करंट बह रहा है, तो कितना करंट हो जाएगा, NI हो जाएगा। यानी कि तब टाउ नेट क्या हो जाएगा, NI बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। एक इसके लिए है, इफ लूप हैज एन टर्न्स ऑफ वायर, यदि उसके पास n फेरे हैं, तो टाउ नेट कितना हो जाएगा, एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम कब होगा। टाउ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा का मान 90 होता है। तो जब बेटा थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो टाउ आपका क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। और टाउ मिनिमम कब होगा, बात आती है टाउ जीरो कब होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाउ जीरो कब होगा, ये सवाल आपका है हमारा कि व्हेन, ये तो मैक्सिमम का हो गया,
व्हेन टाउ नेट इज इक्वल टू 0। तो अभी पीछे वाले केस देखे थे आपने, तो आप कहोगे व्हेन वेक्टर बी एंड वेक्टर एम के बीच का एंगल, के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, जैसे पीछे था, या फिर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, या फिर 180 डिग्री। यानी कि 180 का मतलब क्या, मान लो ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मान लो करंट ऐसे दौड़ा दिया, मान लो इस तरह दौड़ा दिया, तब भी तो देखो ये ऐसे जाएगा, तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इधर है, 180 से बनेगा। यानी कि बेटा यम यहाँ पे 180 में थीटा का मान रखोगे तब भी 0 आएगा, 0 रखोगे तब भी 0 आएगा। जब वेक्टर एम पैरेलल टू वेक्टर बी या वेक्टर एम एंटाई पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, तब बेटा टाउ नेट कितना होगा आपका, 0 होगा। और बंद लूप के लिए एफ नेट का मान 0, ए ऑलवेज होता है, ए ऑलवेज होता है, ठीक है ना, बस हो गया। जब बेटा एम बी के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, तो दैट टाइम आप कह सकते हो कि जो टोटल टॉर्क नेट होगा 0 होगा। जब भी मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन जब चेंज हुआ तो टॉर्क लगना तय है, और एफ नेट बेटा ऑलवेज 0 होता है, वो ऑलवेज 0 होगा क्लोज लूप के लिए, ठीक है ना। बाकी अब यहीं पे आपका ये खत्म होता है। ये बात आप अच्छे समझ पाए ना कि एम क्रॉस बी क्यों हो रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड आने के लिए हमको देखना पड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हो सकता है लास्ट आपका वीडियो हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आप खुश हो रहे होगे, ठीक है ना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, कोई भी दिक्कत होगी जरूर बताना, लेकिन कोई दिक्कत तो मैं होने दूंगा नहीं, आपको पता इतना भी है। फिर मिलेंगे आपसे। इस पे जो भी क्वेश्चन लगाते रहो, सारे कॉन्सेप्ट इस तरह बताया गया है कि कोई क्वेश्चन फंसेगा कभी नहीं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।